हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 8 पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स, ओसीएम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोस लगातार मिलते रहेंगे। आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ आपको चैप्टर वाइज रिवीजन करने के लिए चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप अपने नोट्स बनाकर भी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पब्लिक फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो ये गवर्नमेंट के इनकम एक्सपेंडिचर को हमें समझाने में मदद करता है। हमने पिछले कुछ 2-3 वीडियोस में पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया की शुरुआत कर दी है। हम आज के इस वीडियो में भी इसी कॉन्सेप्ट को आगे और समझने वाले हैं। तो चलिए थोड़े से रिकैप के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। जी हाँ दोस्तों, मीनिंग और नेचर की अगर बात करूं तो पब्लिक इज कलेक्टिव फॉर द इंडिविजुअल्स लिविंग विद इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी, यानी हमारे बारे में ये पब्लिक शब्द है और हमारा ही रिप्रेजेंटेशन हमारी सरकार करती है, हम ही उन्हें चुनते हैं। इन इकोनॉमिक्स इट इज यूज्ड टू सिग्निफाई द गवर्नमेंट विच रिप्रेजेंट्स द पब्लिक। फाइनेंस की अगर शब्द की बात करें तो फाइनेंस सिंपली मीन्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर। दस public finance is nothing but a study of principles of income and expenditure of the government। तो कुल मिलाकर के पब्लिक फाइनेंस यानी गवर्नमेंट का इनकम और एक्सपेंडिचर का लेखा जोखा। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। दो डेफिनेशंस हमारे टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, हफ डेल्टन और प्रोफेसर फिनले शिरस का। ये दोनों ही डेफिनेशन एक बात पर जोर देते हैं और कहते हैं कि कहीं ना कहीं पब्लिक फाइनेंस इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच इज ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ पॉलिटिक्स एज वेल एज इकोनॉमी। तो public finance is one of those subjects which are on the borderline between economics and politics. It is concerned with income and expenditure of public authorities and with the adjustment of one with the other। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं हफ डेल्टन का डेफिनेशन, साथ ही साथ प्रोफेसर फिनले शिरस के डेफिनेशन में वो कहते हैं पब्लिक फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग द स्पेंडिंग एंड रेजिंग। ये दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेंड करना और रेज करना फंड्स, ये सरकारी काम जो है उसके बारे में ये चैप्टर हमें समझाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। अगर इस चैप्टर की बात करूं तो इसी स्ट्रक्चर को ये पूरा चैप्टर कवर करता है। स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू यानी खर्च और इनकम, इसके अलावा पब्लिक डेप्ट यानी कर्जा, लोन, इसके अलावा फिस्कल पॉलिसी और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ये पूरी तरह से हर कॉन्सेप्ट को हम बारीकी से समझने वाले हैं। आज दोस्तों हम पब्लिक रेवेन्यू की बात करेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं टैक्स, नॉन टैक्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेशन का बाइफर्केशन और उसके अंदर और कई घटक हैं जिन्हें हम एक एक करके समझने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर पब्लिक रेवेन्यू को समझना चाहिए तो कैसे इसे आसानी से समझ सकते हैं। रेवेन्यू बेसिकली इनकम होता है और पब्लिक रेवेन्यू की जब बात आती है तो गवर्नमेंट का इनकम होता है। पब्लिक रेवेन्यू मींस द एग्रीगेट कलेक्शन ऑफ इनकम विथ द गवर्नमेंट थ्रू वेरियस सोर्सेस, यानी सरकार की आमदनी, सरकार का इनकम जो सरकार वेरियस सोर्सेस से गेन करती है। पब्लिक रेवेन्यू होल्ड्स द परमानेंट पोजीशन इन द स्टडी ऑफ पब्लिक फाइनेंस which is a part of study of economics. Thus, necessity of public revenue arises due to public expenditure, क्योंकि सरकार को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने फंक्शंस को पूरा करना है और उन फंक्शंस को पूरा करने के लिए उसे खर्च करना पड़ता है। एक्सपेंडिचर जो हमने पिछले वीडियो में देखा, उस एक्सपेंडिचर की भरपाई कैसे होगी, कहीं न कहीं से रेवेन्यू तो जनरेट करना बहुत जरूरी है, पैसा आना तो जरूरी है, और वो रेवेन्यू ही अलग अलग सोर्सेस से सरकार के पास आता है। तो दोस्तों मेन सोर्सेस क्या हैं? तो मेन सोर्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू हैं टैक्सेस एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। जी हाँ दोस्तों, सरकार टैक्स के माध्यम से, लगान के माध्यम से और नॉन टैक्स रेवेन्यू यानी कुछ ऐसे सोर्सेस जिसमें टैक्स तो डायरेक्टली नहीं है लेकिन फाइन्स हो गए, पेनल्टीज हो गए, इनकी सोर्सेस की वजह से भी सरकार को कई इनकम होते हैं। तो चलिए आज इन दोनों चीजों को भी बारीकी से समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं टैक्सेस, तो हर नागरिक का एक कर्तव्य है कि उसे सरकार को टैक्स देना चाहिए। प्रोफेसर टॉसिंग कहते हैं द एसेंस ऑफ टैक्सेस distinguished from other charges by government is the absence of a direct quid pro quo between the taxpayer and the public authority, यानी कहीं ना कहीं कोई स्पेशल एडवांटेज या स्पेशल बेनिफिट्स को साइड में रखते हुए हर एक पर्सन को, हर एक इंडिविजुअल को टैक्स तो पे करना ही है, क्योंकि सरकार कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो उसके लिए निभा रही है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सेलिगमैन, ये सेलिगमैन का जो डेफिनेशन है काफी सिंपलर है और आपको समझ में भी आएगा। अ टैक्स इज अ कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन
फ्रॉम द पर्सन टू द गवर्नमेंट, यानी हर नागरिक का एक कंपलसरी कंट्रीब्यूशन होता है जो सरकार की तरफ उसका एक कर्तव्य होता है, ताकि वो एक देश का नागरिक है और उस देश की प्रति कई सुविधाएं उसे मिल रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उसे मिल रहा है, कई चीजें सरकार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह कर रही है, तो उसके बदले में उसे एक कॉन्ट्रीब्यूशन करना है फ्रॉम द पर्सन टू द गवर्नमेंट विदाउट रेफरेंस टू स्पेशल बेनिफिट्स कन्फर्ड, यानी कोई स्पेशल बेनिफिट, कोई अलग से एडवांटेज आपको नहीं है, लेकिन क्योंकि आप इस एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी का हिस्सा हैं, आपको टैक्स देना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों, टैक्स को और बारीकी से समझते हैं। टैक्स पोजेसेस फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ खासियत है टैक्स के अंदर। इट इज अ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन टू द गवर्नमेंट एंड एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इज लीगली बाउंड टू पे द टैक्स इम्पोज्ड अपॉन हिम, यानी हर व्यक्ति को, हर नागरिक को, हर सिटीजन को जो भी कैलकुलेशन उस देश में चलता है उसके हिसाब से टैक्स भरना कंपल्सरी होता है। इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, क्योंकि सरकार के लिए यही सबसे बड़ा सोर्स है इनकम का, और इसी से सरकार दूसरी फैसिलिटीज जो है वो लोगों तक पहुंचा सकती है, अलग अलग पॉलिसीज, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से। इफ एनी पर्सन डज नॉट पे अ टैक्स ही कैन बी पनिश्ड बाय द गवर्नमेंट। साथ ही साथ टैक्स इज पेड बाय अ टैक्स पेयर टू एनेबल गवर्नमेंट टू इनकर एक्सपेंसेस इन द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। जैसा कि मैंने कहा, सरकार को बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बहुत सारे काम उन्हें बहुत सारी योजनाओं और पॉलिसीज के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने हैं, फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, रोड हो, इलेक्ट्रिसिटी हो या घर हो, ऐसी अलग अलग चीजें सरकार को करनी होती हैं, ये सरकार की जिम्मेदारी है। साथ ही साथ जो हमारी बॉर्डर्स हैं उस पर जो मिलिट्री है उनके लिए चीजें परचेज करना, इक्विपमेंट्स लाना या मॉडर्न वेपन्स लाना, ये भी तो सरकार की एक ऑब्लिगेटरी फंक्शन है और उसके लिए भी कहीं ना कहीं पैसे की जरूरत होती है। तो टैक्स भरना ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। द पेमेंट ऑफ टैक्स बाय अ पर्सन डज नॉट एंटाइटल हिम टू रिसीव एनी डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनेट बेनिफिट, यानी हम टैक्स भर रहे हैं तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, कोई डायरेक्ट या स्पेशल बेनिफिट हमें नहीं मिलने वाला है और सर्विस हमें नहीं मिलने वाली है फ्रॉम द गवर्नमेंट इन रिटर्न फॉर द टैक्स। लास्टली, टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन द इनकम, प्रॉपर्टी और कमोडिटीज एंड सर्विसेज, यानी कहीं ना कहीं जो इनकम आपकी है, जो प्रॉपर्टी आपकी है, जो सर्विसेज आप यूज कर रहे हैं, उसके बदले में सरकार आपसे टैक्स लेती है। तो इस प्रकार दोस्तों टैक्सेस का ये मूल्यांकन है। अगर हम टाइप्स ऑफ टैक्स देखें तो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स की अगर परिभाषा समझना चाहिए तो इट इज पेड बाय द टैक्स पेयर ऑन हिज इनकम एंड प्रॉपर्टी। The burden of tax is borne by the person on whom it is levied, यानी कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो टैक्स है ये डायरेक्टली उस पर्सन को इफेक्ट करता है, उसकी इनकम, उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर लगाया गया ये टैक्स है डायरेक्टली, as he cannot transfer the burden of the tax to others. Impact and incidence of direct tax falls on the same person, for example personal income tax, wealth tax etc. तो दोस्तों इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि डायरेक्ट टैक्स यानी डायरेक्टली इंपैक्टिंग अ सिंगल पर्सन। इसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इट इज लेविड ऑन गुड्स और सर्विसेज, इट इज पेड एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन और सेल एंड परचेज ऑफ अ कमोडिटी और अ सर्विस। जी हाँ दोस्तों, ये इनडायरेक्ट वे में है, ये चीजों के ऊपर लगाया गया टैक्स है। जब हम चीजें खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं, तो उस पर जो टैक्स हम भरते हैं, उसके पैसे में जो टैक्स जुड़ा हुआ है वो है इनडायरेक्ट टैक्स। द बर्डन ऑफ एन इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड बाय द टैक्स पेयर्स, दैट इज द प्रोड्यूसर्स, टू अदर पर्संस। हेंस impact and incidence of tax are on different heads। जब impact directly आप पर नहीं, अलग अलग heads पर होता है तो उसे indirect tax कहा जाता है। Goods and services tax जो GST हमारे देश में नया लागू हुआ है वो सभी छोटे बड़े टैक्सेस को रिप्लेस करता है और सारे indirect taxes को ऑलमोस्ट उसने रिप्लेस कर दिया है। तो इस प्रकार दोस्तों टैक्सेस होपफुली आपको समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर जो नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने देखा पब्लिक रेवेन्यू में दो इंपॉर्टेंट घटक हैं, टैक्स और नॉन टैक्स। अब दूसरी चीज पर हम बात करने जा रहे हैं जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू। जी हाँ दोस्तों, ये टैक्सेस के अलावा जो गवर्नमेंट की इनकम है उसके बारे में हमें समझाने वाला है। Public revenue received by the government administration, public enterprises, gifts and grants etc. are called as non-tax revenue, यानी कहीं ना कहीं जो सरकार को या सरकारी लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पब्लिक एंटरप्राइजेस में गिफ्ट्स और ग्रांट्स मिलते हैं, कुछ कंसेशन सब्सिडीज की तरह मिलते हैं, उसे हम नॉन टैक्स रेवेन्यू में डालते हैं। कुछ पॉइंट्स है दोस्तों, कुल मिलाकर के 7 पॉइंट का ये आंसर है नॉन टैक्स रेवेन्यू का, और इस 7 पॉइंट के आंसर को आसानी से समझने के लिए और आसानी से याद रखने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है BFGFPS। BFGF
पीएस। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन का नाम है नॉन टैक्स रेवेन्यू, आंसर का नाम है BFGFPS। BFGFPS। जी हाँ दोस्तों, BFGFPS, where B for borrowings, F for fees, G for gifts, grants and donations, F for fines and penalties, P से prices of public goods and services, S for special assessment and special levies। चलिए एक एक पॉइंट को बारीकी से समझते हैं। काफी आसान सा आंसर है नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बोरोइंग, यानी हमने कुछ बोरो किया है, सरकार ने कुछ बोरो किया है। द गवर्नमेंट कैन बोरो फ्रॉम द पीपल इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, bonds, etc. It also gets loans from foreign governments and organizations। बड़ा उदाहरण अगर मैं दूं तो कई बार हमारे देश ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिए हैं और इन लोन्स को हम बोरोइंग्स ही कहते हैं दोस्तों। हम आज नहीं तो कल वो चुकाने वाले हैं, लेकिन वो हमारा रेवेन्यू अभी तो है, हमने अभी अभी वो पैसा पाया है, हमने वो बोरो किया है और इसीलिए इट कम्स अंडर नॉन टैक्स रेवेन्यू। लोन्स आर बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट्स इन मॉडर्न टाइम्स। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आगे बात करें तो फीस ये भी सरकार वसूल करती है। टैक्स इज पेड कंपल्सरीली विदाउट एनी रिटर्न सर्विस, whereas fee is paid in return for certain specific services rendered by the government, जैसे कि एजुकेशन की सर्विसेज, एजुकेशन फी, रजिस्ट्रेशन फी, ऐसी कई डिपार्टमेंट्स में अलग अलग प्रकार की फी गवर्नमेंट लेती है और ये उसका नॉन टैक्स रेवेन्यू गिना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आगे अगर बात करें गिफ्ट्स, ग्रांट्स और डोनेशंस की, तो गवर्नमेंट में also earn some income in the form of gifts by the citizens or the others. The government may also receive grants from the foreign governments and institutions from general and specific purposes। साथ ही साथ foreign aid से भी सरकार को कई बार पैसा मिलता है, has become an important source of development finance for a developing country like India। However, this source of revenue is uncertain in nature, यानी हर बार कोई गिफ्ट दे या हर बार कोई डोनेशन करे ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे पीएम केयर फंड्स भी एक प्रकार का डोनेशन है जिसके अंदर बहुत लोग देश भर से कोरोना काल में डोनेशंस कर रहे हैं, तो ये भी सरकार के लिए एक एडिशनल रेवेन्यू की तरह ही है, लेकिन ये बहुत अनसर्टन है, कई बार ये हो भी सकता है, कई बार नहीं भी हो सकता। तो ये नॉन टैक्स रेवेन्यू का एक और हिस्सा है, गिफ्ट, ग्रांट्स एंड डोनेशन। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगला पॉइंट है एफ से फाइन्स एंड पेनल्टीज। जी हाँ दोस्तों, रूल और कायदे कानून तोड़ने पर कई बार आपको फाइन भरना पड़ता है, जुर्माना भरना पड़ता है, पेनल्टीज चार्ज की जाती हैं, ये भी तो सरकार की आमदनी है। द गवर्नमेंट imposes fines and penalties on those who violate laws of authority। The objective of this imposition of fines and penalties is not to earn money or income but to discourage the citizens from violating the laws framed by the government। यानी कहीं ना कहीं फाइन्स और पेनल्टीज चार्ज करके कोई इनकम कमाने का ये कोई जाल नहीं है, बल्कि सरकार ये चाहती है कि आप कायदा न तोड़ें, कायदे पर भरोसा करें और लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, इसीलिए आपसे फाइन्स और पेनल्टीज वसूल की जाती हैं। लेकिन जब फाइन्स और पेनल्टी लेते हैं तो पैसा तो सरकार के पास आता है, इसीलिए इसे नॉन टैक्स रेवेन्यू कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फाइन्स फॉर वायलेटिंग ट्रैफिक रूल्स। जी हाँ दोस्तों, ट्रैफिक सिग्नल आपने कभी जंप कर दिया या आपने कभी हवलदार को देखकर आपने गाड़ी भगा दी, स्पीड ओवर स्पीड हो गए आप, या कई बार लाइसेंस न होने पर आपने ट्रैफिक रूल ब्रेक कर दिया, ऐसे में जो फाइन आपको लगता है, जो पर्ची फटती है, वो भी तो नॉन टैक्स रेवेन्यू ही है सरकार के लिए। हाउएवर द इनकम फ्रॉम सोर्स स्मॉल, हालांकि इसका जो परसेंटेज है वो कम हो सकता है, लेकिन है तो ये भी नॉन टैक्स रेवेन्यू। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगला पॉइंट है पी से प्राइसेस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। मॉडर्न गवर्नमेंट्स सेल वेरियस टाइप्स ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज टू द सिटीजंस। सरकारें भी अब चीजें बेचने लगी हैं। अ प्राइस इज अ पेमेंट मेड बाय द सिटीजंस टू द गवर्नमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज sold to them। For example, रेलवे टिकट का पैसा, रेलवे फेयर्स, पोस्टल चार्जेस एक्सेट्रा। ये जो सरकारी मोनोपोलिस्ट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे रेलवे सरकार चलाती है या पोस्टल चीजें भी सरकार पोस्टल डिपार्टमेंट चलाती है, तो इसमें जो पैसा सरकार लेती है हमसे पोस्ट का या रेलवे टिकट्स का, वो भी सरकार के लिए एक नॉन टैक्स रेवेन्यू ही है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, स्पेशल असेसमेंट, द पेमेंट मेड बाय द सिटीजंस ऑफ अ पर्टिकुलर लोकेलिटी इन एक्सचेंज फॉर सर्टेन स्पेशल फैसिलिटीज गिवन टू देम बाय द अथॉरिटीज इज नोन एज स्पेशल असेसमेंट। यानी कुछ स्पेशल बेनिफिट्स की तरह है ये। फॉर एग्जांपल, लोकल बॉडीज कैन लेवी अ स्पेशल टैक्स ऑन द रेसिडेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया वेयर extra special facilities of roads, energy, water supply etc are provided। जब किसी एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कुछ स्पेशल फैसिलिटी आपको दी जा रही है और उसके लिए सरकार टैक्स चार्ज करती है, सरकार कुछ
एडिशनल पैसा या फी आपसे चार्ज करती है तो उसे स्पेशल असेसमेंट रेवेन्यू माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा आखिरी पॉइंट है हमारे पास स्पेशल लेवीज। दिस इज लेवीड ऑन दोज कमोडिटीज द कंजम्पशन ऑफ विच इज हार्मफुल टू हेल्थ। जैसे हमारे जो सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू जैसी चीजें हैं, गुटखा जैसी चीजें हैं, लाइक फाइन्स एंड पेनल्टीज। द ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न इनकम। वंस अगेन, यहां भी पैसा कमाने के लिए लोग नहीं कर रहे हैं, सरकार ये नहीं कर रही है पैसा कमाने के हेतु से, लेकिन कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे और इन चीजों का कंजम्पशन हार्मफुल है ये समझ में आए, इसलिए किया जाता है। लाइक फाइन्स एंड पेनल्टीज, द ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न income but to discourage the consumption of harmful commodities by the citizens. For example, duties levied on wine, opium and other intoxicants. तो ये भी दोस्तों एक और नॉन टैक्स रेवेन्यू है। दोस्तों अभी अभी हमने पढ़ लिया है नॉन टैक्स रेवेन्यू। 7 पॉइंट का ये आंसर BF GF PS। BF GF PS, B से बोरोइंग्स, F से फीस, GF में G से गिफ्ट्स, ग्रांट्स एंड डोनेशन, F से फाइन्स एंड पेनल्टीज, PS में P से प्राइस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, S से 2 पॉइंट्स है दोस्तों स्पेशल असेसमेंट और स्पेशल लेवीज। दोस्तों आसानी से हमने आज पढ़ लिया है पब्लिक रेवेन्यू, जिसके अंदर टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू है। टैक्स के अंदर याद रखिए डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, और नॉन टैक्स रेवेन्यू में याद रखना है आपको BF GF PS। तो दोस्तों हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। लगातार हम आपको इकोनॉमिक्स, OCM और IT के वीडियोस देते जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियोस पसंद आएंगे। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।